हमारा आज का टॉपिक जो है मशीन लर्निंग के अंदर वो हिडन मार्कोव मॉडल में फ़िल्टरिंग एंड डिकोडिंग है। इसके लिए हम दो एल्गोरिदम्स देखेंगे, मोस्टली फॉरवर्ड एल्गोरिदम, और उस डिकोडिंग के लिए जो है हमारे पास विटर्बी एल्गोरिदम। फॉरवर्ड एल्गोरिदम जो है वो फ़िल्टरिंग के लिए यूज़ होता है, विटर्बी डिकोडिंग के लिए। अब डिकोडिंग जो है वो हमारा मेन टारगेट है। इसके मुताबिक क्या है कि हमें अगर एक सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है तो हमने फाइंड आउट करना है कि जो हिडन स्टेट्स हैं मॉडल के अंदर वो क्या हैं, हमने वो डिस्कवर आउट करना है। अब इसके लिए पहला काम जो हमें फाइंड आउट करना है वो है कि हमारे पास अगर सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मौजूद है तो इसकी क्या लाइक्लीहुड है कि ये इसी मॉडल ने ही जनरेट आउट किया है, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। और तीसरा हमारे पास अगला क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे पास जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और मिशन प्रोबेबिलिटी हैं वो कैसे गिवन ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट की जा सकती हैं। उसके लिए एक अलग एल्गोरिदम होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड एल्गोरिदम। हमारे सामने रेनी और रेनी और सनी जो एग्जांपल मौजूद है कि जिसमें हमारे पास हम ऑब्जर्वेशन जो है वो सिर्फ छतरी के होने या ना होने की बेसिस के ऊपर डे के रेनी या सनी होने पे की को प्रेडिक्ट करते हैं। टारगेट हमारा यही है कि हमारे पास अगर ऑब्जर्वेशन मौजूद हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास मौजूद है कि छतरी क्लोज्ड है यानी नहीं है, छतरी ओपन थी, तो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि हमारे पास जो होगा वो सनी क्लाउडी या सनी रेनी या फिर दोबारा सनी जो है ये कैलकुलेट आउट होगा। यानी एक सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो हम हिडन स्टेट की सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमें एक और प्रॉब्लम आता है कि अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये बेजियन थ्योरम के तहत हमें इसके लिए जो चीज़ कैलकुलेट आउट करनी है डिनोमिनेटर में हमारे पास मौजूद है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सीक्वेंस, ऑब्जर्वेशन का सीक्वेंस। तो पहला काम जो हमें फ़िल्टरिंग के लिए काम करना पड़ता है, फ़िल्टरिंग में हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है इस सीक्वेंस के होने की जो कि इस मॉडल ने वाकई ही एग्जीक्यूट किया है। तो हमारा फ़िल्टरिंग का टारगेट जो है वो हमारे पास ये कैलकुलेट आउट करना है। अब अगर हम देखें कि हमारे पास अगर एक सीक्वेंस होता, कोई एक सीक्वेंस मौजूद होता, तो हम उसके अगेंस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट आउट कर सकते थे। कैसे कि अगर हमारे पास हमने कैलकुलेट आउट करना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अम्ब्रेला गिवन सन, ये हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ अम्ब्रेला गिवन रेन, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अम्ब्रेला गिवन सन। तो जो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ रही है वह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सीक्वेंस नॉट अम्ब्रेला 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 गिवन सन रेन सन, वो बराबर है इन तीनों के प्रोडक्ट के, इन तीनों के प्रोडक्ट के मुताबिक। ये हमें सिंपल जो है एक सीक्वेंस का मिल सकता था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हमारे पास ये हिडन मार्कोव मॉडल है। हिडन मार्कोव मॉडल में ये स्टेट्स के जो हैं हमारे पास वैल्यूज़ ये ऑब्जर्व नहीं होती, इनको हम नहीं देख सकते। देन इन दैट केस हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन मौजूद नहीं है किसी एक सीक्वेंस की, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये हमें तमाम सीक्वेंसेस के लिए कैलकुलेट आउट करना पड़ेगा। सिर्फ एक सीक्वेंस नहीं, जितने पॉसिबल सीक्वेंस हैं उन सब सीक्वेंसेस के लिए हमें ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे, हर एक की अपनी प्रोबेबिलिटी। कि एक में सन रेन सन है, दूसरे में सन सन तीसरे में सन रेन रेन, इस तरह सारी जो है वो हमें कैलकुलेट आउट करनी है। ये कैलकुलेट आउट करने के बाद हम हर सीक्वेंस के अगेंस्ट जो है वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट आउट कर सकते हैं।
जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वेरिएबल, यानी कि ये पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, मल्टीप्लाई बाय हाँ जो दूसरा वेरिएबल जो पेरेंट के साथ मौजूद है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी जो हमने पहले एक सीक्वेंस की देखी थी, तो उसमें तमाम इन वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है सीक्वेंस की वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हम किसी भी चेन की जैसे हमने कैलकुलेट आउट किया था, तो उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय जो है वो सारा आप वेरिएबल्स, कोई भी वेरिएबल एस टू गिवन पेरेंट वो हम कैलकुलेट आउट कर सकते हैं, तो वो एक सीक्वेंस जो है वो हमारे पास जनरेट आउट हो जाता है, यानी तमाम की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये एक सीक्वेंस की इसी तरह ये तमाम सीक्वेंसेस के लिए हमें ये कैलकुलेट आउट करनी है, तमाम सीक्वेंस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन, और ये हमने तमाम के अगेंस्ट की। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखेंगे सिर्फ एक सीक्वेंस की, जो ये वाला सीक्वेंस है, ये हमारे पास हो जाएगा नॉट यू यू यू। अब ये जॉइंट है तो दूसरी साइड पे सन रेन सन, ये हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी एक सीक्वेंस की। इसी तरह जब बाकी सीक्वेंस होंगे तो उसमें ये वेरिएबल्स जो हैं वो चेंज होते रहेंगे। अब ये हमने कैलकुलेट कर ली इस पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी। अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी पे हमने क्या कहा था कि जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट आउट कर सकते हैं किस तरीके से, कि हमारे पास जो सेकंड वेरिएबल है उसको हम सम अप कर देते हैं जॉइंट में से, क्योंकि अब ये सारे मुख्तलिफ वेरिएबल्स मौजूद थे, हर एक की जॉइंट प्रोबेबिलिटी मौजूद थी, तो हमने इन सीक्वेंसेस के ऊपर हमने इन सबको सम अप कर दिया तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को। तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सीक्वेंस इन दिस मॉडल है। ये नाइव एल्गोरिथम हम आगे उस सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे सामने इशू खड़ा हो गया कि जैसे ही ये वेरिएबल्स और सीक्वेंस इंक्रीज़ करता है, यहाँ वेरिएबल 2 हैं और सीक्वेंस में 3 स्टेप्स हो रहे थे, तो हमारे पास 8 ये जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये कैलकुलेट आउट हो रही हैं। इस तरह अगर ये n होती है तो 2 पावर n हमारे पास ये जनरेट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सीक्वेंस जो हैं ये हमारे सामने बनना शुरू हो जाते हैं और ये हमारे सामने इशू कैलकुलेट आउट हो जाता है, जिस वजह से इसको मेथड को यूटिलाइज नहीं किया जाता, इसकी जगह दूसरा मेथड यूज़ किया जाता है, ताकि वो मेथड के तहत हम अब सीक्वेंस की जो है कैलकुलेट आउट कर लें प्रोबेबिलिटी, और हम इंस्टेड कि ये इस तरीके से डिकोडिंग करें, हम डायरेक्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लें आफ्टर टी नंबर ऑफ सीक्वेंस। तो फिल्टरिंग के लिए जो मेथड हम एफिशिएंट मेथड एल्गोरिथम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज फॉरवर्ड एल्गोरिथम, और वो मेथड बेस्ड है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर। यहाँ हमारे सामने दो बेस केसेस मौजूद हैं। एक है जिसमें ट्रांजिशन हो रही है कि पहले जितनी भी स्टेट्स मौजूद थी उस पर जो प्रोबेबिलिटी आ चुकी है उधर से हमने नेक्स्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। दूसरा स्टेट हमारे सामने मौजूद है जिसमें हमारे पास एक जगह इमिशन हुई है, तो इमिशन होने के बाद हमने वापस कैलकुलेट आउट करना है कि स्टेट की क्या वेरिएबल क्या वैल्यूज़ मौजूद थी। तो पहला केस हम देखते हैं जिसमें हम कैलकुलेट आउट करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट x2 जो ट्रांजिशन होने के बाद आए। से ये पूरी स्टेट है x कैपिटल X1 और ये पूरी स्टेट है कैपिटल X2, और हमने कैलकुलेट आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x2। अब इसके अंदर हम इंडिविजुअल पहले केस में देखते हैं सिर्फ एक की प्रोबेबिलिटी, जैसे यहाँ पे सन की केस की प्रोबेबिलिटी है, तो हम ये क्या कह रहे हैं कि ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी पे हमारे पास मार्जिन होके बनी हो सकती है। कैसे कि सन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो सकती है सन टू सन और रेन टू सन,
उसके बाद इन दोनों पे कैलकुलेट करने के बाद इस पॉइंट के ऊपर जो दो एरोज आ रहे हैं इधर सम अप कर दिया गया x1 कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 जॉइंट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 वन टाइम इट इज x1 इज सन एंड वन टाइम दिस इज x1 की वैल्यू जो है वो रेन की थी। इन दोनों को की वैल्यू को सम अप किया तो हमारे पास ये सन की नई प्रोबेबिलिटी आएगी। ये अब यहाँ स्मॉल में लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू हम कह रहे हैं, दूसरे वेरिएबल को हम यूज़ नहीं कर रहे स्टेट में। अब ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी से हम के फार्मूला को एक्सपेंड आउट करें तो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x1 है और जो पेरेंट बन जाता है दूसरे वेरिएबल का x2 का, यानी सन कि पेरेंट जो हैं वो दो हैं, सन एंड रेन, तो एक दफ़ा सन से और दूसरी दफ़ा रेन से, और उन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद एंड पे इन दोनों पॉइंट पे समेशन ले लेना है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x2। अब यहाँ दो वेरिएबल हैं, इसी तरीके से हम कैलकुलेट आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 और इन दोनों को इकट्ठा करके हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x2। अब इस चीज़ को हम कह रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, पैसेज ऑफ टाइम है। पैसेज ऑफ अ टाइम हम क्या कह रहे हैं कि x1 से टाइम पास हुआ और हम टाइम यूनिट 2 पे चले गए, तो स्टेट्स जो है वो x1 से x2 पे कन्वर्ट हो गए। तो स्टार्ट में हमारे पास क्या है कि एविडेंस जो अब तक आ चुका था, x1 तक जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन जितनी आ चुकी थी, ऑब्जर्वेशन 1 to t यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी थी और एक फाइनल प्रोबेबिलिटी बन चुकी थी x1 के ऊपर। इसको हम कह रहे हैं बिलीफ था। ये हमारे पास बिलीफ था। अब जैसे ही टाइम यूनिट पास ऑन हो रहा है तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास अब ऑब्जर्वेशन में कोई ऐड नहीं हुआ, ऑब्जर्वेशन हमारे पास उसी तरीके से 1 to t है, लेकिन अब हमने कैलकुलेट आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टी प्लस 1। कैपिटल टी लिख रहे हैं तो इसका मतलब जितनी हमारे पास इसके अंदर वेरिएबल मौजूद हैं उन सारों की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट आउट कर रहे हैं। इसको जैसे भी हमने बेस केस में देखा था उसी तरीके से इसको एक्सपेंड आउट करते हैं कि एक्स टी प्लस 1 जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनेगी तो वो उसी बेस तरह बनेगी कि वो जितने पिछली स्टेट के वेरिएबल के साथ कनेक्टेड था, कि जितने उसके साथ कनेक्टेड था उनके साथ अगर इसके दो वेरिएबल थे तो एक्स टी जो है वो दो दफ़ा सन और रेन की दफ़ा आएगा। यहाँ कैपिटल एक्स टी लिख रहे हैं यानी कि दोनों वेरिएबल्स को हम यूज़ आउट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पहले से किया हुआ है कि एविडेंस जो है वो पहले से आ चुके हैं 1 से लेके t तक। अब नए पे हमारे पास एक्स टी से अब एक्स टी प्लस 1 की प्रोबेबिलिटीज बन रही थी। इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक अगेन जॉइंट प्रोबेबिलिटी है। इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी के फार्मूले को हम एक्सपेंड आउट करते हैं तो एक वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट बन जाएगा, यानी कि एक हमने जो पेरेंट बन जाएगा, तो पेरेंट जो है वो हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, एक्स टी को पेरेंट बनाया और एक्स टी प्लस 1 जो है वो अब हमारे पास नई प्रोबेबिलिटी आ गई। अब क्योंकि ये पहले से इसमें मौजूद थे एविडेंस, तो ये दो एविडेंस अब बन गए 1 to t तक की ऑब्जर्वेशन और एक्स टी जो अब हमने ऑब्जर्व कर लिया, और इसको हम दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई इसको कर रहे हैं। जस्ट ये किससे हमने किया, जॉइंट प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को एक्सपेंड आउट किया। अब एविडेंस वो उसके साथ चला गया यहाँ पे। अब जब ये काम परफॉर्म हो गया है तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग काम बन गया कि अब हमारे पास ये कॉमन कॉज इफेक्ट है कि यहाँ तक एविडेंस मौजूद है, यहाँ जो है वो एक्स टी प्लस 1 है, यहाँ एक्स टी है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो चुकी है तो ये दो जो है इंडिपेंडेंसी क्रॉस नहीं हो रही है, तो हमारे पास इंडिपेंडेंट स्टेट पोजीशन आ गई हैं। तो इंडिपेंडेंट हो जाए तो अब इसका मतलब है इस के होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम निकाल सकते हैं। तो हम अब आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया, एक्स टी प्लस 1 एंड गिवन एक्स टी, और दूसरी साइड पे एक्स टी गिवन ऑल द एविडेंस। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये वही बिलीव की इक्वेशन थी लेकिन यहाँ पे फुल एक्स टी था, तो यहाँ हम हर वेरिएबल की इंडिविजुअल ले रहे थे।
और दूसरी साइड पे ये पोर्शन जो है हमारे पास क्या है, ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि एक्स टी अगर कर चुका था उससे ट्रांजिट करके एक्स टी प्लस वन पे जा रहे हैं। अब यहाँ डिफरेंट वेरिएबल्स थे तो हर वेरिएबल्स के अगेंस्ट जो है वो हमने समेशन कर लिया है। इसको कंपेक्ट करके हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो पहले बिलीव मौजूद था उसके साथ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने मल्टीप्लाई आउट की है। अब ये जितने वेरिएबल्स थे उसके हिसाब से हमने एडजस्ट किए। जहाँ दो वेरिएबल हैं तो इन दो पे सम अप कर लिया। जब दोनों पे सम अप कर लेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट नई प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। और जब भी हमारे पास एक दफ़ा पैसेज ऑफ टाइम की वजह से नई प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट आउट हो रही है तो हम उसको अभी प्राइम के नाम से लिख रहे हैं या उसको हम कह रहे हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे मेन हमने क्या आइडिया बनाया कि हमारे पास बिलीफ जो है वो पुश्ड होता है थ्रू द ट्रांजिशन कि एक वैल्यूज़ जो है वो आगे मूव, बिलीफ जो है वो आगे फॉरवर्ड मूव हो रहा है। दूसरा बेस केस हमारे सामने क्या था कि जब हमारे पास कोई इमिशन आ जाती है, ऑब्जर्वेशन आ जाती है, इमिट हो जाती है, तो उसकी बेसिस के ऊपर हमने कैलकुलेट आउट करना है, देखना है कि स्टेट की वैल्यूज़ में कितना चेंज आ रहा है, नई वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। अब ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूले को हमने ओपन किया तो हमारे पास क्या है कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय जो ये दूसरा एविडेंस था डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस। अब यहाँ पे हमारे सामने इशू ये है कि हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटीज़ नहीं कैलकुलेट आउट हो रही थी, ज़्यादा हैं, हम कैलकुलेट नहीं कर सक रहे हैं। तो हमने अगेन इसको अवॉइड किया। तो हमारे पास रिमेनिंग हमने ये कह रहे हैं कि बेशक ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है लेकिन ये एक प्रोपोर्शनल हमारे पास हो जाएगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी की कंडीशन के प्रोपोर्शनल है। और जो ये वाली हमारे पास प्रोबेबिलिटी है ये जस्ट हमारे पास एक नॉर्मलाइज का इफेक्ट डाल रही है। तो अगर हम इसको नहीं भी करें तो हमारे पास जस्ट प्रोपोर्शनल आ जाएगी। तो अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ मौजूद हो, हमारा सारा डिपेंडेंसी इस कंडीशन हमारे पास इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी के ऊपर मौजूद है, तो जॉइंट के साथ को हम एक्सपेंड आउट करें तो हम वहाँ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ के फॉर्म को हासिल कर सकते हैं कि x1 e1 जॉइंट थी तो यहाँ से हमने कंडीशनल बनाई कि एक हमारे पास इंडिपेंडेंट है, दूसरा जो है वो पहले के ऊपर डिपेंड आउट कर रहा है। अब इसी बेस केस को एक्सपेंड करते हुए हम कह रहे हैं स्टेप्स ऑब्जर्वेशन का स्टेप है हमारे पास कि इसमें हमारे पास प्रायर बिलीफ है, यानी कि जो पहले अब तक आ चुका था, पिछली स्टेट से यहाँ तक हमारे पास बन चुका था। एविडेंस हमारे पास कोई नया नहीं आया था और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो गई थी एक्स टी प्लस वन की। अब नया एविडेंस जो है वो हमारे पास अकर कर गया। तो हम अब हमारे पास क्या हो रहा है कि नई प्रोबेबिलिटी गिवन नए तमाम सीक्वेंस पहले से लेके अब जो नया आया है वन तक, इसको हम दूसरे अंदाज में राइट डाउन कर सकते हैं कि अब हमारे पास पहला केस क्या था कि इससे पहले तक एविडेंस वन से लेके टी तक मौजूद था, प्रोबेबिलिटी एक्स टी प्लस वन मौजूद थी। अब एक नया वेरिएबल आया है ई टी प्लस वन। इस सी को हम अगर जो कंडीशनल को हम फार्मूले को एक्सपेंड आउट करते हैं तो हम जॉइंट के तौर पे इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो एक्स टी प्लस वन ई टी प्लस वन हमने राइट डाउन किया और यहाँ हमने वही पुरानी वेरिएबल ई वन प्लस टी रखा डिवाइडेड बाय ई टी प्लस वन गिवन ये हमारे पास है। जैसे अब हमने पिछले पेज के ऊपर यही किया था कि इसको इग्नोर किया था और कहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएगा फॉर एक्स टी प्लस वन। तो अब हमारे पास सिंपल यही इक्वेशन सामने आ गई है। अब इस इक्वेशन में हम देखें क्या हो रहा है कि हमारे पास अगेन जो है ये एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी के फार्मूले को एक्सपेंड आउट किया तो हमारे सामने क्या बना कि हमने कहा कि एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी है एक्स टी प्लस वन अभी हमारे सामने आ रहा है। तो एक्स टी प्लस वन गिवन
E1 प्लस टी, ये हमारे पास एक प्रायर थी जो पहले से हमारे पास मौजूद थी, इंडिपेंडेंट, जिसको पिछले केस में हम कह रहे थे। और दूसरे केस पे हमारे सामने ये बन रहा है ई टी प्लस वन, और एविडेंस के तौर पे नया ये एविडेंस ऐड हो चुका है एक्स टी प्लस वन, और पिछले जो से पहले जितने एविडेंस मौजूद थे अब ये एविडेंस में आ चुका है। और तो हमारे सामने केस इस तरह बना हुआ है कि पिछला सारा सिनेरियो था, अब एक्स टी प्लस वन आ चुका था, और अब एक नया एविडेंस है, अब ये भी ऑब्ज़र्व हो गया। अब जब ये भी ऑब्ज़र्व हो गया तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो पोर्शन मौजूद था यहाँ वाला, तो अब ये भी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग ये बन गया ई टी प्लस वन गिवन एक्स टी प्लस वन, दूसरी साइड पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टी प्लस वन गिवन एविडेंस वन टू टी। तो ये अगर हम देखें तो ये दोबारा हमारे पास प्रायर बिलीफ था, और इस पोर्शन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो नया प्रोबेबिलिटी थी इमिशन होने की, इमिशन की प्रोबेबिलिटी है कि गिवन एक्स वन के ऊपर ई वन की क्या प्रोबेबिलिटी थी, एक्स टी के गिवन के ऊपर ई टी ई टी के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी थी। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ कैलकुलेट होगी। अब इन दोनों के प्रोडक्ट जो है वो हमें कैलकुलेट आउट करके दे रहा है नई प्रोबेबिलिटी आफ्टर द एविडेंस। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास प्रायर बिलीफ मौजूद है और उसको हम मल्टीप्लाई कर दें इमिशन प्रोबेबिलिटी के साथ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास नए बिलीफ के साथ, ये प्रायर बिलीफ टू न्यू बिलीफ आफ्टर द एविडेंस, न्यू एविडेंस। तो यही दोनों स्टेप्स हमने कहे फिल्टरिंग में, यही दोनों स्टेप्स हैं कि एक हम जो टाइम पास आउट कर रहे हैं या इलैप्स टाइम हम कह रहे हैं, तो उसमें क्या है कि पुराने जो भी हमारे पास स्टेट की प्रोबेबिलिटी मौजूद थी उसके साथ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सॉरी, ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है और ये हमारे पास पुरानी प्रोबेबिलिटी है कि एविडेंस मौजूद था, जो नई जो उस वक्त पुरानी प्रोबेबिलिटी मौजूद थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के साथ। डिफरेंस यहाँ पे ये आया है कि अब यहाँ हमने टी माइनस वन लिया है, ना कि टी, उसी के साथ इक्वेशन को एडजस्ट किया हुआ है। और उसके बाद प्रायर प्रोबेबिलिटी हासिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जो है दोबारा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट आउट की गई है, इस दफ़ा नई ऑब्जर्वेशन के साथ टी माइनस वन से टी पे आ गए। और इस केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास ये है पुराना बिलीफ, ये पुरानी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो गई इमिशन की प्रोबेबिलिटी के साथ, तो हमारा रिजल्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इसके साथ। तो पूरे स्टेप्स के अंदर हमारे पास क्या है, कुछ प्रोबेबिलिटी है हमारे पास प्रायर जो भी काम करने से पहले है, फिर कुछ ऑब्जर्वेशन होगी, ऑब्जर्वेशन E1 हुई, उसकी मदद से हमारे पास नए रिजल्ट्स आएंगे, देन टाइम पास होगा, और फिर उसके बाद दोबारा ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होगी। अब इसी एग्ज़ाम्पल को हम करके देखते हैं कि इस एग्ज़ाम्पल में ये काम किस तरीके से हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट के वक्त ज़ीरो स्टेप के ऊपर हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम कि नेक्स्ट बाय जो है वो सनी वेदर है या रेन वेदर है। तो हमने कहा कि दोनों दो वेरिएबल्स हैं तो प्रोबेबिलिटी 0.5 हो जाएगी, सन की भी 0.5 है और रेन की भी 0.5 है। यही बात जब हमारे पास मॉडल के अंदर जब एंटर होंगे तो ये वाली प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटी बन गई। अब यहाँ पे पहले प्रायर प्रोबेबिलिटी पे हमने हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई कि अम्ब्रेला ऑन है। अब इसकी बेसिस पे हमने अपने बिलीफ को अपडेट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने प्रायर प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना था जो इमिशन की प्रोबेबिलिटी के साथ। अगर हम देखें तो हमारे पास सन से अम्ब्रेला जो है वो 0.2 है, और रेन से अम्ब्रेला जो है वो हमारे पास 0.9 है। तो रेन से अम्ब्रेला जो है वो 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.5,
और सन से अम्ब्रेला जो है वो 0.2। तो हमने ये इसके साथ यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएंगे आफ्टर द एविडेंस। फर्स्ट टाइम हमारे पास एविडेंस कैलकुलेट आउट हो गया। अब टाइम स्टेप क्रॉस हुआ, अब हम इस पॉइंट से अगले पॉइंट की तरफ मूव आउट कर रहे हैं। पैसेज ऑफ अ टाइम हो रहा है, पैसेज ऑफ अ टाइम हो रहा है, तो अब हमने रिज़ल्ट को जो हमारे पास मौजूद है उसके साथ यूटिलाइज आउट करना है। ज़रा वैल्यूज़ को हम ज़रा दोबारा कैलकुलेट आउट करके देख लें एक दफ़ा, ताकि हमसे कहीं मिस्टेक हो गई हो तो हम देख लें। 0.2 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 0.1 आएगा, और ये अगर हम कैलकुलेट आउट करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 0.45। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमने पहले कही थी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स चाहिए, तो हमें यहाँ नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो हम नॉर्मलाइज़ कैसे करेंगे कि दोनों का सम ले लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.55। तो दोनों को 0.55 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या बनेगा कि पहला रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0.18 सन का 182 0.182, और रेन का हमारे पास क्या है 0.818 आंसर आएगा। इसके बाद टाइम स्टेप पास ऑन हुआ, हमने अगले स्टेप पे जाना है। तब अब क्या हुआ कि अब हमने जो ये वाली प्रोबेबिलिटी थी, ये इनके साथ ट्रांजिशन जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। ट्रांजिशन कैसे मल्टीप्लाई होगी कि अगर अब हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है सनी की 0.182, रेन की 0.818। अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सन टू सन, हमारे पास वैल्यू है 0.7, और रेन टू सन जो है वो 0.3। ये हमारे पास जो जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनका हमने सम करेंगे, तो हमारे पास सन के ऊपर 0.373 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। रेन का इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 0.675 आ जाएंगे, 6727 आ जाएंगी। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ बनेंगी 0.182, ये सन से रेन पे आते हुए सन से रेन पे मल्टीप्लाई बाय 0.3, दोबारा देख लें। सन 0.182 था और मल्टीप्लाई किया उसको 0.3 के साथ, और दूसरी साइड पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं 0.818 रेन का, मल्टीप्लाई किया उसको रेन से, दोबारा रेन पे 0.7 है। एंड जो भी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है इनका सम अप करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बनेगी वो ये 0.267 हो जाएगी, 0.627 हो जाएगी। ये रिज़ल्ट आ गए। इसके बाद फिर दोबारा हमारे पास आ रही हैं ये नए इमिशन हुई, अम्ब्रेला 2 जो है वो हमें ऑब्ज़र्व हो गया। अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है इमिशन की प्रोबेबिलिटीज़, और फिर नॉर्मलाइज करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट जो आएगा वो 0.883 और 0.117। तो दो सीक्वेंस अगर आपके पास सिर्फ ये था अम्ब्रेला 1 एंड अम्ब्रेला अम्ब्रेला, तो उन दोनों के ख़त्म होने के बाद जो आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं दोनों स्टेट्स के ऊपर, दोनों वेरिएबल्स के ऊपर, वो यही है कि रेन की जो प्रोबेबिलिटी आपके पास बिलीव आ रहा है वो 0.883 होने का है, कि दो दफ़ा अम्ब्रेला आया है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि रेन ही हो रही है। और सन होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास बहुत ही कम है, 0.117।
और यहाँ पे पहले जब सिर्फ एक था तब आपके पास 0.18 था, और यहाँ जब दूसरी दफ़ा भी अम्ब्रेला आ गया तो प्रोबेबिलिटी 0.117 होगी। इसी तरीके से एंड तक जितने भी आपने टाइम स्टेप तक चेक करना है वो यहाँ चेक कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड एल्गोरिदम हमारे पास क्या है, वो इन दोनों स्टेप्स को यूटिलाइज आउट करता है कि हमारे पास एक दफ़ा जो है वो हम प्रायर बिलीफ कैलकुलेट आउट करते हैं, फॉरवर्ड मूव करते हैं, और दूसरी दफ़ा जो है वो हम स्टेट के ऑब्ज़र्व होने के बाद ऑब्ज़र्व एमिशन होने के बाद हम वैल्यूज़ को ऑब्ज़र्व करने के बाद दोबारा बिलीफ जो है अपडेट करते हैं। तो ये दोनों स्टेप मिला के हमारे पास क्या बनता है, फॉरवर्ड एल्गोरिदम। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास बिलीफ है, क्या था कि एविडेंस हमारे पास 1 से T तक का मौजूद है, और उस तक की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कैलकुलेटेड है। तो हम कह रहे हैं 3 टाइम स्टेप तक हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारा एक बिलीफ है। अब ये बिलीफ जो है xt गिवन 1 to T यानी किसी एक वेरिएबल के ऊपर, स्टेट के किसी एक वेरिएबल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है क्या, जॉइंट प्रोबेबिलिटी के। ये कंडीशनल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी के। अब इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी के साथ को आगे हम एक्सटेंड कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास xt और पिछली सारी प्रोबेबिलिटी xt-1, और ये हम सम अप कर रहे हैं ऑन xt-1, यानी यहाँ से ये मार्जिनलाइज को हमने कन्वर्ट कर दिया जॉइंट के ऊपर। फिर इसको मज़ीद आगे हम एक्सटेंड आउट करते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि अब ये जॉइंट है, तो हम इसे जॉइंट वाले फार्मूले से एक्सपेंड आउट करते हैं। तो हमारे पास xt-1 e1 to t-1, यहाँ एक हमने t माइनस जो एविडेंस ऑफ t था वो भी हमने अलहदा कर लिया, तो 1 to t। तो ये हमारे पास उसी तरीके से मूव आउट हुआ कि xt-1 और एविडेंस 1 to t1 ये जॉइंट, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ xt-1 जो अकर पहले से कर चुका है, ये वाला सेकंड वेरिएबल गिवन एविडेंस, और दूसरी भी उसी तरह ET जो हमने यहाँ से निकाला हुआ था, ET गिवन XT। यहाँ से हम इसको बाहर निकालें क्योंकि ये t-1 से तक था, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये वाला पोर्शन जो है इसमें अगर हम गौर करें तो क्या हो रहा है कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो एविडेंस और t वेरिएबल की थी जो उससे पहले t-1 तक हमारे पास मौजूद थी, मल्टीप्लाई हो रही है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के साथ, एक स्टेप हो रहा था। फिर जब वो रिज़ल्ट एक प्रायर बिलीफ बन गया, तो प्रायर बिलीफ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इमिशन की प्रोबेबिलिटी के साथ। तो ये हमें एक वेरिएबल की स्टेट एट टाइम t जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड आउट कर रहा है। तो ये हर इसमें जितने t स्टेप्स होंगे तो हम ये एल्गोरिदम जो है वो बार बार एग्जीक्यूट करेंगे। हम इस डायग्राम के थ्रू हम देख लें, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फॉरवर्ड एल्गोरिदम क्या कह रहा है कि एक दफ़ा हम प्रायर बिलीफ बना रहे हैं जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे टाइम स्टेप के ऊपर मूव आउट कर रहे हैं, फिर जब उस स्टेट के ऊपर इमिशन हो रही है तो उस इमिशन की वजह से दोबारा एक नया बिलीफ को अपडेट कर रहे हैं, और ये दोनों स्टेप हमने t टाइम स्टेप तक कैलकुलेट आउट करना है, और t टाइम स्टेप के बाद जो प्रोबेबिलिटी उन स्टेट वैल्यूज़ की हमें मिलेगी वो हमें रिज़ल्ट हमारा होगा। और ये पूरा हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड एल्गोरिदम। ये हमारे पास हो गया एल्गोरिदम। अब जिसकी मदद से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट आउट की एट टाइम t गिवन जितने भी हमारे पास सीक्वेंस जो है वो आ चुका था। अब हमारा असल टारगेट क्या था डिकोडिंग का, कि हमें चाहिए कि हम ऑब्जर्व्ड वेरिएबल को देख के हिडन स्टेट वेरिएबल्स को प्रिडिक्ट कर सकें।
तो हिडन वेरिएबल्स क्या हैं, वो हमारे पास ये x1 x2 x3 है जो हमें नहीं मालूम था। हमें मालूम क्या हो रहे हैं, ये हमारे पास जो एविडेंस जो हैं जो हमारे पास गिवन है। तो अब यहाँ पे क्यूरी क्या है कि हमने जो फाइंड आउट करना है कि ये सीक्वेंस क्या हो सकते हैं, इनके अकर करने की क्या चांसेस है, इनकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट आउट करनी है। तो इसके लिए जो एल्गोरिथम हम यूज़ करेंगे वो है कहलाता है विटरबी एल्गोरिथम, विटरबी एल्गोरिथम। और इसमें हम चीज़ क्या कह रहे हैं, एविडेंस हमारे पास E1 टू ET तक जितने टाइम स्टेप तक थे एविडेंस मौजूद थे। इसकी बेसिस पे हम सीक्वेंस x1 टू T जिस पे मैक्सिमम रिजल्ट आ रहा है, जिस पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ रही है, वो सीक्वेंस जो है उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं। वही चीज़ हमारे पास ये मौजूद है। ट्रेलिस स्टेट ट्रेलिस के एक स्टेट से हम नेक्स्ट स्टेट पे मूव आउट कर रहे हैं, और हर आर्क जो है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि हम T-1 स्टेप्स XT तक मूव कर रहे हैं। और हर आर्क पे वेट जो है वो हमारे पास क्या है कि XT जो हमने मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी हमने किया कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हमारे पास हुई, और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी साथ मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो रहा है, इमिशन की प्रोबेबिलिटी। और पाथ हम एक टर्म यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, पाथ जो है वो सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स है जिसे हमने प्रिडिक्ट कर रहा है। अब यहाँ हमने जो चीज़ देखनी है वो ये कि फॉरवर्ड एल्गोरिदम में हमने आखिर की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट आउट करने के लिए क्या किया था, हमने सम्स परफॉर्म आउट किया था। विटरबी एल्गोरिदम जो है वो बेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो डिफरेंस हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पे फॉरवर्ड एल्गोरिदम ने सम जो है वो कैलकुलेट आउट किया था, जबकि विटरबी एल्गोरिदम जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या कैलकुलेट आउट करता है कि यहाँ पे वो कैलकुलेट करता है कि किस एरो की मदद से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आई है। दोनों एज मौजूद थे, सम करने की जगह हमने यहाँ पे मैक्स आउट लिया, और हमने आइडेंटिफाई कर लिया किस एरो की मदद से, अपवर्ड एरो की मदद से आए या डाउनवर्ड एरो की मदद से आए। तो इसकी बेसिस पे उसको नोट डाउन कर लिया। तो जिस पे मैक्सिमम आया वो हमने बेशक उसको हाईलाइट कर लें, और एंड पे आने के बाद हम सारा पाथ चेक कर सकते हैं कि जिधर मैक्सिमम आए थे हम उस एरोस पे मूव कर दें, तो हम स्टार्ट से एंड तक पूरा सीक्वेंस जो है, मोस्ट लाइकलीहुड सीक्वेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास मौजूद क्या है, दैट्स अ विटरबी एल्गोरिथम, और ये डिकोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉरवर्ड एल्गोरिथम की मदद से हमने अपना फाइनल गोल डिकोडिंग भी हासिल कर लिया। और यहाँ तक ही आज का हमारा लेक्चर है, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट देखेंगे।